हमारा आज का लेक्चर एक ख़ास तरह के पॉइंटर के ऊपर है जिसे दिस पॉइंटर कहते हैं। अभी तक हम अपनी जितनी भी डेटा टाइप बना रहे थे जिन्हें हम क्लासेस की शक्ल में लिखते हैं, तो उनके जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा कि मेंबर फंक्शंस होते हैं और डेटा मेंबर्स होते हैं। एक बात जो C++ के अंदर जब ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं तो इसका कुछ मॉडल इस तरह से है कि जो उसके डेटा मेंबर्स हैं उन सब की तो सेपरेट कॉपीज़ हर ऑब्जेक्ट अपनी मेंटेन करता है, लेकिन जो मेंबर फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ एक ही दफ़ा प्रोवाइड किए जाते हैं मेमोरी में। यानी आपने क्लास बनाई, उसके 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो उन 4 ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डेटा मेंबर हैं वो तो अलग अलग ही रखे जाएंगे, लेकिन उन चारों के लिए जो मेंबर फंक्शंस हैं वो जस्ट वन टाइम मेमोरी में लोड किए जाते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट जब भी कोई मेंबर फंक्शन एक्सेस करने लगता है तो वो उसी ख़ास जो शेयर्ड फंक्शंस होते हैं उनको ही वो इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चारों ऑब्जेक्ट्स के पास जब डेटा अपना सेपरेट है तो फिर वो सेम फंक्शन जब चारों शेयर कर रहे हैं तो उस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि उसने कौन से वाला ऑब्जेक्ट है उसके डेटा के ऊपर ये वाला काम परफॉर्म करना है। तो वहाँ बात आती है दिस पॉइंटर की। तो हर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो अपने इनसाइड एक हिडन पॉइंटर मेंटेन कर रहा होता है जिसे हम दिस पॉइंटर कहते हैं, और ये सारा काम कंपाइलर कर रहा होता है। हम खुद नहीं ये इसके अंदर लिखते, बल्कि कंपाइलर बाय डिज़ाइन खुद ब खुद हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये पॉइंटर इंसर्ट कर देता है। जो दिस का कीवर्ड है वो एक रिजर्व वर्ड है, और जब भी हम एक मेंबर फंक्शन को इन्वोक करते हैं डॉट लगाकर, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे और ओबीजे के साथ डॉट लगा के हम मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, मेंबर फंक्शंस को, तो ये दिस पॉइंटर खुद ब खुद उस मेंबर फंक्शन को एज ए पैरामीटर के तौर पे चला जाता है। अब ये पैरामीटर हम खुद नहीं लिखते, लेकिन कंपाइलर कंपाइल करने से पहले हर मेंबर फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट के अंदर एक पैरामीटर का इजाफा करता है और उस पैरामीटर के अंदर ये दिस पॉइंटर जो है ये जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है और इसको हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें कुछ ख़ास तरह की सर्कमस्टांसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक तो बात ये है कि रिटर्न, जब हम रिटर्न करना चाहें किसी एक फंक्शन से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, तो तब हम दिस को यूज़ करते हैं। अब दिस पॉइंटर चूँकि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो इसलिए जब हम इसको डी रेफरेंस करके रिटर्न करते हैं तो एक्चुअली हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे होते हैं। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी उनके अंदर हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट वापस नहीं कर रहे थे। हमारे तमाम मेंबर फंक्शन आमतौर पे किसी एक या दो डेटा मेंबर्स के साथ डील करते थे अलग अलग, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट के साथ वो डील नहीं करते थे। तो अब अगर हम एक फंक्शन से पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहें तो हम अपना फंक्शन लिखने के बाद एंड पे ये स्टेटमेंट डालेंगे, रिटर्न स्टार दिस। अब ये स्टार दिस क्या करेगा कि ये उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को डी रेफरेंस करेगा और उसको कॉपी जो है एक वापस कर देगा। यानी अगर हम देखें कि हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट हो y = x.1 और 1 का फंक्शन जो है वो हमने कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट किया है कि उसके अंदर कुछ और काम परफॉर्म हो रहे हैं और आखिर पे वो एक टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ तो हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते, उसके अंदर वैल्यूज़ कॉपी करते और रिटर्न वो वाला ऑब्जेक्ट कर देते, तो उससे ज़्यादा शॉर्ट तरीका ये है कि हम सिंपली स्टार दिस कर दें तो वो खुद ब खुद पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वही रिटर्न हो जाएगा। तो अब जब हम ये x.1 लिखेंगे तो एक्चुअली x.1 ये जो 1 वाला हमारा ये फंक्शन है और x फर्ज कर लें इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो x.1 जो है वो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो एट द एंड एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट टेस्ट क्लास का वो वापस करेगा। तो वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है इस y को असाइन हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट y है उसकी टाइप भी टेस्ट है और ऑब्जेक्ट x है उसकी टाइप भी जो है वो भी टेस्ट ही है। तो हमारी ये स्टेटमेंट सिंपली एक मेंबर फंक्शन को यूज़ करते हुए पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी कर देगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। अब अपनी इस सारी गुफ्तगू को कंक्रीट बनाने के लिए इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि दिस पॉइंटर एक्चुअली काम किस तरह से कर रहा होता है। हमारे पास ये एक क्लास A है जिसके अंदर हमने x और y दो डेटा मेंबर लिए हैं पब्लिक और सेक्शन में, और हमने एक फंक्शन फन के नाम से लिखा है जो कि सिंपल इनकी x और y की वैल्यू को प्रिंट करता है। अभी तक जो है हम x और y की वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करते आ रहे थे, हम सिंपल cout <x यानी उस वेरिएबल का नाम
क्योंकि हम उसके उसी क्लास के मेंबर हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसको एक्सेस करने का एक और तरीका भी मौजूद है। वो तरीका कुछ इस तरह से है कि हम दिस पॉइंटर लें, क्योंकि हमें पता है कि हर क्लास के अंदर एक दिस पॉइंटर मौजूद है जो कि कंपाइलर खुद ब खुद जो है वो डाल देगा कंपाइलेशन टाइम के ऊपर। तो हम उस दिस पॉइंटर को लें, उसको डी रेफरेंस करें, तो एक्चुअली हमारे पास इस क्लास का पूरे के पूरा हमने जो है वो एक तरह का डी रेफरेंस ऑब्जेक्ट ले लिया है, और डॉट एक्स कर दें तब भी हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली इसको अगर हम पॉइंटर नोटेशन से एक्सेस करना चाहें कि अगर हम ये स्टार और ये पेरेंथेसिस वाली जो हमारी नोटेशन है वो हमें कंफ्यूज लग रही है, तो हम इस y को जो अगर प्रिंट करना चाहें तो cout << y भी लिख सकते हैं, या हम दिस और आगे एरो ऑपरेटर डाल के y को भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी हमें पता है कि दिस ऑपरेटर यहाँ पर मौजूद है, तो ये जो पॉइंटर है दिस, इसको हम इस तरह से भी यूज़ करके जो है वो एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि हमें इस क्लास का y वाला जो डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करना है। अब हम जाते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर जाके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास A का obj1, और उसके x डेटा मेंबर को हम 3 की वैल्यू असाइन करते हैं। अब चूंकि हम मेन में हैं और हम इस इनसाइड पब्लिक वाले सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। फिर इसी तरह हम उसके y वाले वेरिएबल को हम 5 की वैल्यू असाइन करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि obj1 डॉट फन। तो अब जब फन वाला मैसेज प्रिंट होगा तो पहले एक बार खुद डायरेक्ट x की वैल्यू प्रिंट करेगा जो 3 होगी, फिर दिस पॉइंटर के थ्रू इसकी वैल्यू को डी रेफरेंस करके डॉट एक्स लगा के प्रिंट करेगा तो वो दोबारा 3 प्रिंट होगी, और फिर हम y की वैल्यू को जो है वो इस दिस पॉइंटर नोटेशन की मदद से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर 5 स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि दिस पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम जो है वो जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं किसी क्लास के उनको भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, सिंपली उनके नाम को भी लिख के एक्स और वाई को, या हम इस दिस पॉइंटर वाले इन दोनों सिंटैक्सेस की मदद से भी लिख सकते हैं कि यहाँ तो एरो ऑपरेटर लगा के इसको डी रेफरेंस कर लें, या ये स्टार और ब्रैकेट नोटेशन लगा कर इसको डी रेफरेंस करके लिख लें। तो ये सिंपल एक और तरीका है एक्सेस करने का, और ये आमतौर पर उस वक्त हमें यूज़फुल होता है जब हमारे पास जो है वो फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर ले रहा हो, उसका नाम भी एक्स होता और हमारे जो इनसाइड जो हमारा डेटा मेंबर है उसका भी नाम एक्स है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है सेम नेम की वजह से। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी पास औकात इस दिस का जो पॉइंटर है इसकी नोटेशन यूज़ करके हम इस लोकल वाले एक्स और वाई को एक्सेस करते हैं, और जो हमारा पैरामीटर होता है उसके एक्स और वाई को हम नहीं छेड़ते। तो ये आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए भी, जब सेम नेम हो जाए हमारे फंक्शन की बॉडी के अंदर भी और उसके पैरामीटर लिस्ट में भी कुछ वेरिएबल्स के नाम सेम आ जाए, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो है उसके लोकल मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए दिस का इजाफा कर देते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम एक फंक्शन से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कैसे वापस कर सकते हैं, जो कि हमने अपनी इस एग्जांपल के अंदर देखा था। तो अब देखते हैं कि क्लास A है, इसके अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर x है, और इसके पब्लिक वाले सेक्शन में कंस्ट्रक्टर है A क्लास का, जिसके अंदर सिंपल हम x को 5 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक फंक्शन है फन, और वो रिटर्न देखें क्या कर रहा है, वो इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अभी तक हमने ऐसी कोई एग्जांपल नहीं देखी कि जो उसी क्लास का जो है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही हो। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे हम काम कर सकते हैं। तो फंक्शन जो है वो सिंपली अपने अंदर जाके x के अंदर 3 का इंक्रीमेंट करता है, और फिर रिटर्न स्टार दिस करके एक्चुअली वो इस पूरे की पूरी इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा कोई, उसको पूरे का पूरा रिटर्न कर देगा। क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप A है, तो स्टार दिस करने से हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो है वो रेफरेंस मिलता है कि हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो रिटर्न स्टार दिस करने से ये जो A है ये हमारे पास इस A क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। प्रिंट वाला मेथड जो है सिंपल cout << x और हैंडल कर रहा है। अब ये x भी हम लिख सकते हैं, और हम ये वाला सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम अगर लिख देते दिस एरो ऑपरेटर x, तो तब भी हमारी यही प्रिंटिंग हो जाती। अब हम आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हम 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj1 obj2। obj1 के अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी obj2 का फंक्शन वाला आप मेंबर फंक्शन जो है इसको कॉल करें, और वो हमें कुछ रिटर्न करेगा, और वो पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस ऑब्जेक्ट को हम obj1 के अंदर रख दें। क्या मतलब हुआ इसका, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो obj2 के अंदर यहाँ पर क्या आ चुका होगा, उसके अंदर शुरू में 5 होगा, तो ये 8x के अंदर रखा जा चुका होगा। लेकिन ये सिर्फ एक डेटा मेंबर है, हमें तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये सिंपल फंक्शन हमें रिटर्न स्टार दिस जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो हमें पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट वापस करेगा, जो कि obj1 को असाइन हो जाएगा। अब obj1 जब प्रिंटिंग का फंक्शन कॉल करेगा तो x की वैल्यू प्रिंट होगी, और obj2 जब प्रिंट करेगा तो
तो उसको अपने ऑब्जेक्ट की अलग से वैल्यू प्रिंट होगी, और दोनों के अंदर 8 और 8 दोनों हमें प्रिंटिंग में 8 ही मिलेगा। तो अगर मैं इस सारी बहस को समराइज़ करूँ तो दिस पॉइंटर आमतौर पे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे डेटा मेंबर्स और अगर हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स में नाम सेम हो जाएं एक्स एक्स और वाई वाई, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम इस दिस का इजाफा लगाकर जो लोकल वाले हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर लेंगे, या हम जो है इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर इसको लिख दें स्टार दिस को, तो एक्चुअली हम अपना पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकेंगे किसी एक मेंबर फंक्शन के थ्रू। अभी तक हमने किसी भी मेंबर फंक्शन से पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं किया था। दिस पॉइंटर का एक और इस्तेमाल भी है जिसे कैस्केडिंग फंक्शन कॉल्स के अंदर इस्तेमाल करना कहते हैं। अब कैस्केडिंग फंक्शन कॉल किस तरह से काम करती हैं, इसका अभी हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ही लेंगे। इसकी डिटेल उस वक्त आएगी जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। अभी आप देखें कि हमने इस पूरे की पूरी अपनी स्टेटमेंट के अंदर सी आउट जस्ट एक दफ़ा लिखा, फिर हमने ये हमारे जो लेस देन वाला साइन है इसकी मदद से हमने एक्स को प्रिंट किया, फिर दोबारा हमने सी आउट नहीं लिखा, हमने दोबारा यही ऑपरेटर लिखते चले गए बार बार। तो ये एक्चुअली एक तरह की कैस्केडिंग कॉल है कि हमारा जो ये वाला ऑपरेटर है, ये जो हमारा लेस देन वाला, ये ऑपरेटर एक्चुअली बार बार हम यूज़ कर रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। तो ये इस्तेमाल तभी होगा अगर हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करें। तो ये जो हमारा दिस का ये जो हमने नोटेशन अभी रिटर्न स्टार दिस की है, तो इस तरीके से हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर लेते हैं। तो फिर हम एक ही लाइन में मल्टीपल टाइम्स वो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ये भी चीज़ शायद आपको इतनी क्लियर ना हो, लेकिन जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का चैप्टर करेंगे तो उस वक्त ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने एक और टॉपिक की तरफ जिसे फ्रेंड फंक्शंस कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम किसी क्लास के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर करेंगे, और ये फ्रेंड होने की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए उस क्लास के इनसाइड तमाम जो डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं उन सब को बिल्कुल वैसे ही एक्सेस कर लेंगे कि जैसे ये इस क्लास के इनसाइड डिफाइन किए गए हैं। ये फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि आल्दो के नॉन मेंबर फंक्शंस हैं, लेकिन इनको तमाम एक्सेस हासिल होती है किसी भी क्लास के पब्लिक या नॉन पब्लिक तमाम के तमाम मेंबर्स तक इनकी एक्सेस होती है। इन फ्रेंड फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमने अभी इनहेरिटेंस के दौरान देखा कि जब हम इनहेरिटेंस कर रहे थे तो हमने पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट 3 लेवल सेट किए, और इसी तरह 3 इनहेरिटेंस की भी टाइप डिफाइन की। तो उनके अंदर हमने देखा कि कुछ चीज़ों को, जैसे जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स थे, उनको हम इन तीनों तरह की इनहेरिटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर फ़र्ज़ करें कि हमें अपने प्रोग्राम लिखते हुए कोई ऐसी एक्सेस की ज़रूरत पड़ जाए कि हमें किसी जगह पे प्राइवेट जो हमारा डेटा मेंबर है उसको हमने एक्सेस करना है, और कोई शर्त भी इस तरह की है कि हमने वो मेंबर फंक्शन भी जो है उसके तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर क्या किया जाए? आमतौर पे ये सिचुएशन उस वक्त अराइज होगी जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। फ्रेंड फंक्शन जो हैं वो किसी भी क्लास के अंदर नहीं लिखे जाते, ये क्लासेस से आउटसाइड लिखे जाते हैं, इसलिए ये नॉन मेंबर फंक्शंस भी कहलाते हैं। ये क्लास के अंदर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन इनकी एक्सेस बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि मेंबर फंक्शंस की होती है। अब इनके थ्रू हम पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तमाम जो हमारे मेंबर्स हैं किसी क्लास के, उन सब को हम जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्लास से आउटसाइड जाकर भी। अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ये आमतौर पे उन सिचुएशंस में जहाँ हमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो कि हम क्लास के इनसाइड जो है कोई ऐसा मेंबर नहीं लिख सकते बल्कि क्लास के आउटसाइड लिखना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम उस आउटसाइड वाले फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर करके क्लास की इनसाइड तमाम एक्सेस को हासिल कर लेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये हमारे उस एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग और उन सारे प्रिंसिपल्स को ब्रेक नहीं कर रही, तो ये फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट जो है ये रियल लाइफ के अंदर भी मौजूद है। याद दो कि आप अपनी चीज़ों को पर्सनल रखते हैं, लेकिन आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको आपकी तमाम एक्सेस हासिल होती है। तो बिल्कुल उसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी चूँकि हम अपनी उसी रियल लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम मॉडलिंग करते हुए रियल लाइफ की एंटिटीज़ को कंप्यूटर के अंदर जब हम मॉडल करते हैं तो वहाँ पर बाज़ औक़ात इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हम फ्रेंड फंक्शन यूज़ करते हैं कि हम क्लास के बाहर रहकर भी क्लास के इनसाइड के तमाम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये याद रहे कि ये हमारी एक्सेस जो है वो इंटेंशनल होती है कि हमें मालूम है कि हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम फ्रेंड जो फंक्शन है इनके नाम के अंदर भी हमने फ्रेंड इसलिए लगा दिया कि हम बजाते खुद ये चीज़ बीच में जो है इस चीज़ को रख रहे हैं कि ये एक्सेस कर सकते हैं। अब हम किसी भी क्लास का फ्रेंड फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे?
तो हम सिंपल उस क्लास के अंदर एक प्रोटोटाइप लिखेंगे उस फंक्शन का, और उस प्रोटोटाइप के शुरू में हम फ्रेंड का कीवर्ड लगा देंगे। अब जो फ्रेंड का कीवर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के अंदर जब हम प्रोटोटाइप लिख रहे हैं सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करना है। जब हम उस क्लास से बाहर आके इस फंक्शन की सारी डेफिनेशंस लिख रहे होंगे उस वक्त हमने उसके साथ फ्रेंड नहीं लिखना। ये जस्ट एक डिक्लेरेशन है क्लास के अंदर कि ये वाला फंक्शन एक फ्रेंड के तौर पे ट्रीट किया जाए। अब जब हमने इस फ्रेंड फंक्शन को लिखना है तो अब हमारे ना तो हमें उस क्लास का नाम लिखने की ज़रूरत है और ना ही स्कोप रेजोल्यूशन लिखने की ज़रूरत है। हम सिंपल एक फंक्शन के तौर पर इसको लिखेंगे और क्लास जो है वो खुद ब खुद देख लेगी कि ये फ्रेंड के तौर पे डिक्लेयर हुआ है। अब अगर कोड के अंदर इसकी एग्जांपल को देखें तो हमने अपनी क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन void2 जो है ये डिक्लेयर किया है कि ये एक फ्रेंड है। अब देखें हमने इसको डिफाइन नहीं यहाँ किया, हमने जस्ट इसको यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप दिया है और इस क्लास से बाहर जाकर हमने इस फंक्शन को बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही इसकी सारा हमने जो है डेफिनेशन मुकम्मल की। और यहाँ पे अब हम जब इसको डिफाइन इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं तब हम यहाँ पे फ्रेंड नहीं लिखते, ये जस्ट सिर्फ हम वन टाइम जब हम प्रोटोटाइप लिखते हैं किसी क्लास के अंदर तो सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्लास जो है इस कीवर्ड की वजह से ये जान जाएगी कि अब जब हमारा ये टू वाला फंक्शन जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये इसको अलाउ कर देगा कि ये चूंकि फ्रेंड डिक्लेयर है। अब हम इसको एक कोड एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमने एक क्लास ए बनाई है जिसके अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर एक्स है और पब्लिक के अंदर वाई है एक डेटा मेंबर, और सेट और फंक्शन वन ये दो उसके जो है वो मेंबर फंक्शंस हैं, जबकि एक उसका नॉन मेंबर फंक्शन है यानी एक फ्रेंड फंक्शन भी हमने यहाँ पर उसको प्रोटोटाइप की शक्ल में लिख दिया है कि एक फंक्शन टू है जो कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ए लेगा। ये फंक्शन अपने इनसाइड इन एक्स और वाई को भी एक्सेस कर सकता है, बेशक ये प्राइवेट सेक्शन में लिखे हुए हैं और बेशक ये पब्लिक सेक्शन में लिखे हैं उनको भी ये एक्सेस कर सकता है। अगर हम इसकी बॉडी के अंदर आएँ तो फंक्शन टू जो है ये एक ऑब्जेक्ट एक टाइप का ले रहा है और उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड उसके प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर रहा है प्रिंटिंग के दौरान, तो ये यहाँ पे कर सकता है क्योंकि हमने इसको फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वाई को प्रिंट करेगा, तो ये वाई चूंकि पब्लिक सेक्शन में है तो ये उसको नॉर्मली वैसे भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन फ्रेंडशिप होने का असल फ़ायदा जो है वो उसके प्राइवेट डेटा मेंबर तक की एक्सेस को भी जो है वो उसको हासिल कर लेना है। फिर हमने लिखा कि फंक्शन थ्री ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है ए टाइप का, लेकिन फंक्शन थ्री जो है ये किसी हमने डिक्लेयर नहीं किया कि ये फ्रेंड है। तो अब अगर हम यहाँ पे सी आउट करके और obj.x करने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्लास के अंदर कहीं भी ये नहीं मेंशन किया कि हमारा फंक्शन थ्री जो है ये भी फ्रेंड है, हमने जस्ट फंक्शन टू को फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ है। मेन के अंदर आके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास ए का obj1 के अंदर सेट का मेथड कॉल करते हैं, हम 3 और 5 की वैल्यू को रखते हैं। फिर obj1 डॉट फंक्शन 1 लिखते हैं हम, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन यही काम हम जो है एक फ्रेंड फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, यानी हमने फंक्शन टू जो कि एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर है ऑलरेडी, उसको अगर हम सिंपल obj1 पास कर दें तो वो भी प्रिंटिंग कर सकता है क्योंकि उसके पास भी ये सारी एक्सेस मौजूद है। तो ये फ्रेंड फंक्शंस जो हैं आमतौर पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हुए इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हुए हमारे पास बाज़ जगहों पर ये रिस्ट्रिक्शन आती है कि हम ऑपरेटर को जो है वो क्लास का मेंबर नहीं बना सकते। तो जब हम मेंबर नहीं बना सकते तो फिर हमें उसको क्लास से आउटसाइड किसी और फंक्शन में वो सारी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और वहाँ पर जब हमें एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है पब्लिक प्राइवेट सेक्शन की तो हम वो फ्रेंड डिक्लेयर कर चुके होते हैं, तो इसलिए हम वो बाहर भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल की मदद से इस कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक क्लास ए मौजूद है जिसके अंदर एक एक्स वेरिएबल है प्राइवेट वाले सेक्शन में और पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक्स को 5 से इनिशियलाइज कर रहा है। एक फंक्शन मौजूद है जो कि हमने प्रिंट करके देखा है कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट करता है, साथ ही बताता है कि ये एक्चुअली मेंबर फंक्शन ने एक्स की वैल्यू को प्रिंट किया है। फिर हमने एक फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, फंक्शन जो फन के नाम से है, जो कि एक क्लास ए का जो है वो ऑब्जेक्ट पैरामीटर के तौर पर ले रहा है। इसकी हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप को लिख के साथ फ्रेंड का इजाफा कर दिया है। अब जो फंक्शन फन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। ये चूँकि फ्रेंड डिक्लेयर है इसलिए ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और साथ में ये भी मैसेज बताता है कि अब ये नॉन मेंबर फंक्शन है जो कि इस एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन में हमने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया और इसका फंक्शन fun ये कॉल किया। अब जब obj1 का फंक्शन कॉल होगा तो ये एक दफ़ा एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा और साथ ये भी मैसेज करेगा कि ये मेंबर फंक्शन ने प्रिंटिंग की है।
फिर हम फंक्शन जो दूसरा हमने अलग से फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया है उसको हम ये ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो वो भी इसके इनसाइड जाकर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा और साथ ही बता देगा कि ये नॉन मेंबर फंक्शन ने प्रिंटिंग की है। तो आपको स्क्रीन पे 5 प्रिंट होकर साथ लिखा आएगा कि ये मेंबर फंक्शन ने 5 प्रिंट किया है, और फिर 5 लिखा आएगा जिसके साथ ये भी मैसेज होगा कि ये नॉन मेंबर फंक्शन है जिसने ये प्रिंटिंग की है। अब इस एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि पहले हम जो है वो अपने इस फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड, और फिर बाद में उसकी डेफिनेशन देते हैं। अगर हम इस फंक्शन को कुछ इस अंदाज से इंप्लीमेंट करते कि पहले हम अपने फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन दे देते और उसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को जाके एक्सेस करने की कोशिश करते, तो इस जगह पर अभी ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ना ही उसको पता है कि ओबीजे क्या है, ना ही उसको पता है ए क्या है, कंपाइल टाइम के ऊपर एरर आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन लिखें, उसको डिक्लेयर करें, और फिर उसके बाद उस क्लास की बाउंड्रीज ख़त्म होने के बाद जाकर उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें। तो अब अगर हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे कि पहले हमने अपना फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ था जो फ्रेंड, उसकी डेफिनेशन दी, उसके बाद उस क्लास का लिखा, तो ये एरर जनरेट होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि एक्चुअली हमने अपनी जो क्लास है उसकी डेफिनेशन को पहले लिखना है, उसके अंदर एक शुरू में हम जाके उसको फ्रेंड फंक्शन जो है उसका हम डिक्लेरेशन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाले सेक्शन हैं उनका इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। हम फ्रेंड को चाहें तो इस जगह पे लिख लें, चाहें तो पब्लिक वाले में लिख लें, चाहें तो बिल्कुल आखिर में किसी प्रोटेक्टेड वाले सेक्शन में लिख दें। ये वाला जो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है इनका इन फ्रेंड फंक्शंस के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो अब हमने देखा कि जो है वो पहले हमें अपनी क्लास डिफाइन करनी है, उस क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन लिखना है, और फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद उस क्लास के बाद जाके हमने उसको उसकी पूरी डेफिनेशन को लिखना है, अदरवाइज हमारा कंपाइल एरर आएगा। यहाँ पर अब कुछ बहस हो जाए इस फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रेंडशिप जो है हमेशा वो ग्रांट की जाती है, यानी एक क्लास डिक्लेयर करेगी कि ये वाला फंक्शन जो है फन है ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड जो दूसरा फंक्शन फन है ये खुद ये दावा नहीं कर सकता कि मैं क्लास ए का फ्रेंड हूँ। जो डिक्लेयर करेगा फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ वही जो है फंक्शन जो है वो इनसाइड जाके उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो फन है इसकी फंक्शनैलिटी को क्या हम इस ए क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं। अगर हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो फिर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रेंडशिप जो है वो इस सूरत में वन वे के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, यानी ये क्लास ए से फंक्शनैलिटी जो है फ्रेंडशिप की ये एक्सटेंड हो रही है इस फंक्शन की तरफ। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर इस फ्रेंड फंक्शन का क्या इफेक्ट होगा। हमने अपनी क्लास ए ली है जिसके अंदर हमने फंक्शन 1 को फ्रेंड डिक्लेयर किया है और एक प्राइवेट डेटा मेंबर x लिया है। क्लास b जो है वो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है क्लास a को, और अलग से एक फंक्शन 2 को फ्रेंड डिक्लेयर कर रही है, और साथ ही एक डेटा मेंबर y जो है उसको जो डिक्लेयर कर रही है। फंक्शन 1 की अगर डेफिनेशन के अंदर आए तो वो एक d क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके इनसाइड जाके उसकी x वाली फंक्शन x को एक्सेस करके उसकी वाली वैल्यू 3 से उसको असाइन कर देता है। अब अगर यहाँ पे आप obj.y को 4 असाइन करें तो ये आपकी स्टेटमेंट पे कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। वो कहेगा कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि हमने देखा कि क्लास b ने पब्लिकली इनहेरिट किया तो ऑल्दो की सारी फंक्शनलिटी इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड फंक्शन जो है ये इनहेरिटेंस के अंदर इनहेरिट नहीं होते। आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन फ्रेंड है। तो क्लास b के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन 2 फ्रेंड है, तो फंक्शन 2 अपने इनसाइड जो है इस y को एक्सेस कर सकता है, लेकिन फंक्शन 1 इस y को एक्सेस नहीं कर सकता। फंक्शन 2 की बॉडी में आए तो हम यहाँ पर भी एक b क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम x को कोई वैल्यू साइन करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर जनरेट करता है। तो अब अगर आप देखें कि फंक्शन 1 सिर्फ फ्रेंड है a क्लास का, तो वो सिर्फ और सिर्फ x को एक्सेस कर सकता है। फंक्शन 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ b क्लास का फ्रेंड है, तो वो सिर्फ y को जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो इसके अलावा अगर ये किसी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये इलीगल कंसीडर होता है। तो मेन में जाके हम फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को जब कहेंगे कि वो एग्जीक्यूट हों तो वहाँ पर वो अगर तो हमारी ये लाइन मौजूद होती तो फिर वो एरर जनरेट कर देता। अब चूँकि हमने इसको कमेंट कर दिया है तो इसलिए ये एरर जनरेट कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये बात याद रखें कि इनहेरिटेंस के अंदर फ्रेंड फंक्शन इनहेरिट नहीं होते।